हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि आखिर शैक्षिक तकनीकी होती क्या है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये है बीए थर्ड ईयर के एजुकेशन का जो आपका शिक्षा शास्त्र है उसके पेपर 1 का यूनिट नंबर 3, जिसके बारे में हमको समझना है कि इसमें जो शैक्षिक तकनीकी हमारी थी इसकी शुरुआत कैसे हुआ, शैक्षिक तकनीकी आंदोलन की शुरुआत किस तरीके से हुई। और इसको हमको दो लेवल पे समझना है, पहला विश्व के लेवल पे और दूसरा हमारे इंडिया में इस चीज की शुरुआत कब से हुई। इस टॉपिक के बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम शैक्षिक तकनीकी का, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विश्व में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास किस तरीके से हुए, कब हुए, कैसे कैसे हुए, वो चीजें हमको समझनी है। और ये किन स्तरों पर होता है, किस तरीके से होता है, ये चीजें हमको समझनी है। तो सबसे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने शैक्षिक तकनीकी के बारे में बात किया है तो आप जाकर के जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपका एक सीरीज कंटिन्यू होता रहे, आपको चीजें समझ में आती रहे कि आखिर ये चीज है क्या। तो सबसे पहले अगर बात करें विश्व में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास की, तो इसकी शुरुआत होती है 1926 से। और ये पहली बार जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो ये किया गया सिडनी के एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है प्रेसी विश्वविद्यालय। सिडनी प्रेसी विश्वविद्यालय ये अमेरिका के ओहियो प्रांत में पड़ता है। और इस विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार शिक्षण मशीन का निर्माण हुआ। और ये जो मशीन का निर्माण किया गया शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए, ये व्यक्तिगत सीखने की मशीन थी। मतलब इसको जो है सामूहिक रूप से नहीं, एक व्यक्ति की अपनी निश के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, उसको किस फील्ड में जाना है उस फील्ड के हिसाब से एक व्यक्ति विशेष को देखते हुए इसकी स्थापना किया गया। फिर बाद में 1926 में ये अमेरिका में हुआ, धीरे धीरे ये यूरोपियन कंट्रीज में फैलता रहा। 1950 में इंग्लैंड के ब्रायन मोर ने औद्योगिक क्रांति, मतलब ब्रायन मोर ने इसकी शुरुआत इंग्लैंड में किया, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ब्रायन मोर ने किस किस तरीके से शैक्षिक तकनीकी का यूज किया इंग्लैंड को बेहतर करने के लिए, इंग्लैंड में शिक्षा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए किस तरीके से ब्रायन मोर ने किया, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, जाकर के जरूर देखिएगा। औद्योगिक क्रांति ने इस चीज में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि नए नए उद्योग आए जिससे कि इकोनॉमी डेवलप हुई। इकोनॉमी डेवलप हुई तो उसमें तकनीकी का भी धीरे धीरे सहारा लिया जाने लगा। तो औद्योगिक क्रांति जो रही इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि शिक्षा में भी तकनीक का यूज किया जाए, जिससे कि शिक्षा को और सरल तरीके से और बेहतर बनाया जा सके। फिर इसके जो विकास हुआ, इसको तेजी जब मिली वो मिली 1970-80 के दशक में। आज से 30-40 साल पहले ही ये चीज की शुरुआत हुई कि शिक्षा में तकनीकी को भी इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। तो 1970-80 के दशक में इसका तेजी से विकास हुआ। अब ये जो शैक्षिक तकनीकी है ये एक एक स्तर पर इसका विकास होता रहा और इसको बेसिकली 5 स्तर में बांटा गया, जो कि आपके सामने दिख रहा है। इन 5 स्तरों में इसका शैक्षिक तकनीकी आंदोलन का विकास हुआ। पहला स्तर यह था कि इसमें अभिक्रमित अनुदेशन पर काम किया गया, यानी कि किसी भी चीज को जब तक हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, या कोई चीज हम तक जब इंट्रोड्यूस की जाएगी हम समझेंगे कि हाँ इस चीज के फायदे ये हैं, नुकसान ये है, तो हम उसके बेस पर हम आगे डिसीजन लेंगे कि इस चीज का क्या हमारे लिए ये चीज उपयोगी है या नहीं है। दूसरा स्तर यह है कि इस पर, जो दूसरे स्तर पर, इसको दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो शिक्षा में तकनीकी का विकास हुआ तो इसमें क्या किया गया कि जो दूसरी वाली चीज है ना, कि इसमें ऐसे रूप में उसको प्रोड्यूस किया जाए जिसमें हम उसको देख भी सकें, सुन भी सकें। हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं उस काम में हमारी जितनी इंद्रियां इन्वॉल्व होंगी हम उसको उतने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम केवल सुन रहे हैं तो वो एक अलग लेवल पे काम करेगा। अगर हम सुन भी रहे हैं और चीजें हमारे सामने दिख भी रही हैं, विजुअल्स भी दिख रहे हैं, तो हमारी 2 इंद्रियां काम कर रही हैं, कान भी काम कर रहा है, आंख भी काम कर रहा है, तो वो ज्यादा समझ में आएगा। और अगर हम जाकर के डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम टच कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा उसमें हम समझ पाएंगे, उसको और अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो पाएंगे उसमें। तीसरे स्तर पर यह होता है कि इसमें संबंध पाठ योजना का निर्माण होता है कि इस चीज में जो भी एक व्यक्ति के सीखने की अपना इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के बेस पे वो व्यक्ति क्या चीज सीखना चाहता है उसके हिसाब से कोर्स भी डिजाइन होना चाहिए, पाठ्यक्रम भी डिजाइन होना चाहिए कि हाँ अगर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट इस फील्ड में दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या चीज पढ़ने की जरूरत है, पाठ्यक्रम क्या होगा, वो चीज भी समझना जरूरी है। तो तीसरे स्तर पर संबंध पाठ योजना बनाया जाता है कि कौन कौन से पाठ्यक्रम में उसकी चीजें आ सकती है। चौथे स्तर पर शैक्षिक योजना निर्माण से संबंधित चीजें की जाती हैं कि एक शिक्षा जो दिया जा रहा है, जो हमारा एक बेसिक शिक्षा है, स्ट्रक्चर है, उसमें तकनीकी का यूज किया जाएगा तो एक योजनाबद्ध तरीके से उसमें काम किया जाएगा कि इस तकनीकी का इतने लेवल तक यूज करना है। उसके बाद हम जो अपनी प्राचीन चीजें पढ़ रहे हैं, हम परंपरागत चीजें पढ़ रहे हैं, उसमें उसको यूज किस तरीके से किया जाए कि उसका जो योजना बना रहे हैं उसका निर्माण बेहतर तरीके से हो सके। 5वें स्तर पर यह होता है कि शैक्षिक तकनीकी का विकास प्रणाली विश्लेषण के प्रयोग के रूप में किया जाता है। यानी कि जब शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ तो उसको एक
बेहतर प्रणाली दी गई कि हाँ इस प्रणाली के अंतर्गत अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें इतने लेवल तक जो है तकनीकी का यूज किया जाए, जिससे कि चीजों को बेसिक तकनीकी के यूज का फायदा यही है कि हम चीजों को और सरल बना देते हैं। जैसे कि अभी आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो उसमें कुछ चीजें हम उस टाइम पीरियड के पिक्स आपको दिखा सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं, तो शायद वो चीजें और बेहतर तरीके से हो सकती। तो एक प्रणाली बन जाता है और इसका इस तरीके से यूज किया जाता है। तो जब हम शैक्षिक तकनीकी के विकास के बारे में बात करते हैं तो इन सारे स्तरों से होकर के गुजरता है शैक्षिक तकनीकी का विकास। तो ये हमने समझा कि विश्व में जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास किस तरीके से हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था इंडिया में शैक्षिक तकनीकी का विकास कैसे हुआ है, उसको हम आगे समझने वाले हैं। तो गाइस सेकंड पार्ट मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, देख सकते हो हमने पूरा जितना भी हो सकता था सारा कुछ कर लिया, और बाद में हमें पता चला यार वीडियो ही ऑन नहीं हुआ सेकंड टाइम में, तो मुझे फिर से अब पढ़ाना पड़ रहा है। तो ध्यान से देखिए कि हमने अभी तक बात कर लिया था किस चीज के बारे में, विश्व में शैक्षिक तकनीकी के विकास के बारे में। अब हमको बात करना है भारत में शैक्षिक तकनीकी का विकास किस तरीके से हुआ, इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, ये सारा कुछ हमें आगे समझना है। तो भारत में पहली बार माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की स्थापना होती है। जब भारत में पहली बार इस चीज पर बात किया था यार विश्व में ये चीजें हो रही हैं, तो भारत में भी उस चीज को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो पहली बार बात किया गया 1952-53 में। फिर आगे बढ़कर के 1963 में प्रयाग के सेंट्रल जो है पेडागॉगिकल इंस्टीट्यूट में एक विचार गोष्ठी की आयोजना हुई कि यार हम इस पर बैठ करके विचार विमर्श करते हैं कि क्या ये हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए बेहतर है या हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमारे लिए ठीक है या नहीं है, किस तरीके से इसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इससे हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स पर बात किया गया कब, 1963 में पहली गोष्ठी की गई। इसके बाद धीरे धीरे इस चीज पर पूरे देश में बात होना स्टार्ट हुआ, और आगे चल करके इसमें बात पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों में भी ऐसे ही विचार गोष्ठियां लाई गई, जिसमें अलग अलग प्रदेश के लोगों ने इस पर बात किया, समझा कि क्या चीज है, इसको कैसे लाया जा सकता है, कैसे इन चीजों पर बात किया जा सकता है, कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये सारे टॉपिक्स हमको समझने स्टार्ट हुए, विचार गोष्ठियां होनी स्टार्ट हो गई। और इन जो विचार गोष्ठियां हुई, इन विचार गोष्ठियों के आधार पर 1965 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग की स्थापना किया गया, जिसको एक तरीके से इसकी स्थापना के लिए हेड बनाया गया उस टाइम पीरियड पे 1965 में, कि किस तरीके से शैक्षिक तकनीकी को भारत में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो एक एसोसिएशन बनाया गया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, इसकी स्थापना किया गया 1965 में, जिसमें इन विचार गोष्ठियों के आधार पर जो चीजें की गई थी उसको और आगे बढ़ाया जाए। फिर आगे क्या हुआ कि भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना होती है 1964 से 66 का टाइम पीरियड जो रहा। इस टाइम पीरियड में भारतीय शिक्षा आयोग ने क्या कहा कि इसका जो मेन फोकस था इस आयोग के बनने का, वो था कि हमारा जो देश हमारा भारत है उसमें शैक्षिक तकनीकी को लेकर के बढ़ावा दिया जाए। और उसमें कहा गया कि देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षण सामग्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसने क्या कहा कि भारत में हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें शिक्षण सामग्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हम कर रहे हैं ना, उसके लिए पहले हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिस पर उस चीज को लॉन्च किया जा सके। जैसे कोई रॉकेट को लॉन्च करना है तो उसके लिए पहले उसके पैड्स होने चाहिए जिस पर लॉन्च किया जा सके, अगर वही नहीं है तो लॉन्च कहां से करेंगे। तो इसलिए कहा गया कि भारत के जो हमारा देश है उसका अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षण सामग्री को बढ़ावा दिया जाए, जिन सामग्रियों का यूज करके हम और बेहतर कर सकें। और इसके लिए कहा गया कि आकाशवाणी, चलचित्र, ध्वनि लेख यंत्र आदि को बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाए, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो इसी के माध्यम से तो हम शैक्षिक तकनीकी का यूज करेंगे। अगर ये चीजें ही हमारे पास नहीं होंगी तो हम इनको कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो कहा गया कि हमारे पास आकाशवाणी का सिस्टम, चलचित्र का, ध्वनि यंत्र का, इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि हम विश्व के अधिकांश भागों में शिक्षण सामग्री को उस बेस पर लॉन्च कर सकें। तो ये चीज कहा गया। और इस चीज में जो है शैक्षिक तकनीकी को बढ़ावा देने में एनसीईआरटी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके विकास में इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको पता ही होगा एनसीईआरटी जो है वो क्या है, ये पाठ्यक्रम डिसाइड करता है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन से क्लास में क्या सब्जेक्ट होने वाला है, क्या पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम से क्या करना है, क्या निकालना है, क्या रखना है, वो सारा कुछ क्या कौन करता है, एनसीईआरटी। तो ये इसका विकास में बहुत योगदान रहा है। ये पाठ्यक्रम का आयोजन करता है कि कहां पर किस चीज के लिए कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1973 में पहली बार जाकर के क्या हुआ, शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना किया गया कि शैक्षिक तकनीकी के आधार पर एक सेंटर में एक केंद्र की स्थापना किया गया, शैक्षिक तकनीकी केंद्र 1973 में। और धीरे धीरे इसमें और भी ज्यादा जो है अप होने लगे, हम चीजों को समझने लगे और आगे बढ़ने लगे। फिर क्या होता है, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी की स्थापना हुआ। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी की स्थापना, तकनीकी संस्थान की स्थापना हुई। और इसका काम क्या था, जो केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी की स्थापना किया गया, इसका काम था
कि ये देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से देश के जो विद्यार्थी हैं उनको जिन टॉपिक्स की जरूरत है अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग विषयों पर क्या करेगी, प्रसारण करेगी, चाहे आकाशवाणी के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से क्या करेगी, लोगों तक वो चीजें पहुंचाएगी, इंट्रोड्यूस करेगी लोगों को, जिससे कि और भी लोगों तक वो चीजें, वो नॉलेज पहुंच सके। फिर शैक्षिक तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना किया गया। इसमें कहा गया कि हमारा देश है, हमारे देश में इतने सारे प्रदेश हैं, प्रदेशों के बाद भी कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हर जगह का अपना एक जो है हेड होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो ऐसे ही विभिन्न जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें शैक्षिक तकनीकी का विकास किया जाए, क्योंकि जब तक तकनीकी का विकास नहीं होगा हम चीजों को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। और कहा गया कि इन प्रदेशों में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए जो है विकास किया जाए, उसके विकास पर, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। ये हर प्रदेश की अपनी जरूरत है, ये चीज होना ही चाहिए। 1980 में क्या हुआ कि बीएचयू का जो अधिवेशन हो रहा था, ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का 92वां अधिवेशन हो रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और उसमें पहली बार इन चीजों के आधार पर जो भी हमने यहाँ तक विचार गोष्ठियां किया, अलग अलग संस्थानों की स्थापना की, इन सारी चीजों के माध्यम से एक जो पूरा बेसिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, वो सारी चीजों के आधार पर ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 92वें अधिवेशन में बीएचयू में इस पर प्रस्ताव पास किया गया कि इसको किस किस तरीके से रियल में इंप्लीमेंट करना है हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो इस तरीके से भारत में शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ। इससे पहले हमने विश्व में शैक्षिक तकनीकी के विकास के बारे में देख लिया है। तो ये था हमारा बेसिकली बीए थर्ड ईयर के एजुकेशन के पेपर 1 का यूनिट नंबर 3 कि शैक्षिक तकनीकी आंदोलन किस किस तरीके से वर्ल्ड में और इंडिया में काम करता है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। इस पर मेरी डबल एफर्ट लगी है, ये सेकंड पार्ट जो है अपलोड करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए मुझे 2 बार शूट करना पड़ा है, मेरी आवाज काफी बैठ चुकी है, बट आई एम डूइंग फॉर यू। तो आई होप वीडियो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।